वीडियो में हम होकर आए, देखा हमने, दुनिया घूमी। कहाँ की दुनिया घूमी? लाइट की दुनिया घूमी। कैसे लाइट की हिस्ट्री कैसे इधर उधर होती रही दुनिया, कभी वेव की तरफ पलटी, दुनिया कभी पार्टिकल की तरफ पलटी, कभी वेव थ्योरी आती थी, कभी हाइजेंस आते थे, कभी आइंस्टीन आते थे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके, कभी मैक्सवेल आके स्पीड ऑफ लाइट बता जाते थे। बहुत बहुत बढ़िया हिस्ट्री रही लाइट की, काफ़ी लोगों ने मेहनत करी। तो उस बीच में मैंने एक नाम लिया था, हाइजेंस। तो हाइजेंस का नाम जो मैंने लिया था, उस वक्त भी मैंने बताया था कि हाइजेंस को लोग सभी पागल मानते थे। हाइजेंस चिल्ला रहा था, सारी गलियों में चिल्लाता घूम रहा था, भाई साहब मेरी सुन लो, भैया मेरी सुन लो, मैं अपनी जो वेव थ्योरी लेके आया हूँ एक बार तो सुन लो। लोगों ने सुन ली, एक कान से सुनी एक कान से निकाल दी। हाइजेंस तब भी नहीं रुका, वो अपने प्रयास करता रहा लगातार। उसने वो किताबें लिख के 100 साल बाद गुजर गया बेचारा। 100 साल बाद उसकी किताबें उठाई गई और आज उस किताब का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। किताब का जिक्र नहीं करेंगे, उसकी लिखी हुई बातों का जिक्र करेंगे। तो हाइजेंस तो थे। अब भाई अगर हाइजेंस गलत होते, हाइजेंस अभी मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिकली प्रूव करूंगा ये बात कि हाइजेंस ने जो बात सोची थी, हाइजेंस ने जो बात हमें सोचने पर मजबूर की थी, वो सोच स्नेल्स लॉ को डिराइव कर जाती थी। स्नेल्स लॉ समझते हैं? स्नेल्स लॉ, μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2, जो हमने पढ़ा था वहां पे पिछले चैप्टर में। अपेरेंट हाइट, अपेरेंट डेप्थ के बारे में आप पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक में μ1 sin θ1 जो स्नेल्स लॉ है पूरा, मैं उस लॉ को मैं हाइजेंस की थ्योरी से पूरा डिराइव करके बताऊंगा आज यहाँ पर मैथमेटिकली। तो भाई अगर स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाएगा तो मान ही लोगे कि ये बात जो हाइजेंस ने बोली थी बिल्कुल सही है। और वो लोग पहले जो थे जिन्होंने हाइजेंस की बात नहीं मानी, आज पछता रहे हैं बेचारे। वरना लाइट को जो आज 200-400 साल लग गए आज की थ्योरी डेवलप करने, पहले ही 200 साल पहले हो जाती अगर हाइजेंस की बात पहले मान ली गई होती। खैर वो उन लोगों की लड़ाई है। तो आज जिस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइजेंस की बातें। तो हाइजेंस की बातों में सबसे पहले हाइजेंस क्या बोले थे? वेव का उनके दिमाग में क्या ऐसा आया जो उन्होंने लोगों के सामने वेव रखी, वेव की बात रखी। तो सबसे पहले हाइजेंस ने जो थ्योरी दी थी अपनी वेव थ्योरी को समझाने के लिए, वो थ्योरी थी वेव फ्रंट की। उनका वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट बड़ा ही सुंदर, अति सुंदर कंसेप्ट, वेव फ्रंट। हाइजेंस के हिसाब से ये देखो, सबसे पहली बात तो वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट एक प्योरली हाइपोथेटिकल है, आपको कहीं वेव फ्रंट देखने को नहीं मिलेगा। वेव फ्रंट जो है हाइजेंस ने जो सोचा, हाइजेंस बैठे थे बढ़िया चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा पानी में एक जब पत्थर डाला जाता है तो पानी में जब आप पत्थर डालते तो क्या होता है, कुछ 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 ऐसी चीजें हमें होती हुई दिखती है, ऐसी वेव जो है आगे बढ़ती हुई हमें दिखती है। यूं ये क्या है? ये है वेव। तो इस तरीके से हमें एक स्फेरिकल, जब आप पानी में कोई भी चीज डालते तो पानी एकदम से फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैलता है पानी। तो ये क्या है? ये पानी की वेव है, वाटर वेव्स है। ये उसका सेंटर है। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल्स जो भी आप कहना चाहे वो हमें मिलते हैं। तो हाइजेंस ये देख रहा था, उसका बच्चा खेल रहा था बेचारा। हाइजेंस ने देखा ये सब, तभी हाइजेंस के दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना मैं इस चीज को एक 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 नाम से रिलेट करूं जिसका नाम है वेव फ्रंट। तो सर ये वेव फ्रंट क्या है? ये तो सर वेव हो गई, ये जो हम देख रहे हैं ये तो वेव हो गई। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट है, हाइजेंस ने बताया, वेव फ्रंट वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली चीज, वो वेव फ्रंट है। अच्छा सर, तो इधर वेव फ्रंट क्या होगी? बेटा इधर वेव फ्रंट होगी ये, चारों दिशाओं में, स्फीयर के सारे स्फीयर्स के परपेंडिकुलर ये होंगी। ये वाली चीजें जो मैं बना रहा हूं ये होंगी वेव फ्रंट। आप बड़े अच्छे से अंतर समझ लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इन सारी बातों। अभी मैं एक और कंसेप्ट लेके आऊंगा इस वेव फ्रंट के साथ। तो ये तो हो गई वेव, ये हो गई वेव फ्रंट, और फिर वेव फ्रंट के साथ एक और आता है, एक और वर्ड लेकर के आया हाइजेंस, वेवलेट्स का, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या सर? ये वेव फ्रंट हो गई,
ये वेव हो गई। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है? तो सेकेंडरी वेवलेट्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेव फ्रंट का टॉपिक उसने लाया क्यों। वेव फ्रंट का टॉपिक हाइजेंस के दिमाग में क्यों आया? वेव फ्रंट का टॉपिक हाइजेंस के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि वेव फ्रंट वो चीज है जिसे आप अगर अच्छे से स्टडी कर लें, जिसे अगर आप अच्छे से जानते हो, तो फिर आप आगे ये वेव किस तरीके की दिखने वाली है, वेव फ्रंट जो है आगे किस तरीके की दिखने वाली है, वो शेप ऑफ वेव, शेप ऑफ यू नहीं, शेप ऑफ वेव, वेव फ्रंट जो है आगे हमारी वेव किस शेप की होगी ये प्रेडिक्ट करती है। वेव फ्रंट का हमारी वेव कुछ डेल्टा टी टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 मिली सेकेंड बाद हमारी वेव जो है किस शेप की होने वाली है वो चीज बताती है ये वेव फ्रंट की थ्योरी। आगे बढ़े हम लोग, देखा थोड़ा गौर से देखा तो हमें, अब मैं थोड़ी सिंपलिसिटी के लिए प्लेन वेव ले लेता हूं। ये जो है, ये जो मैं बना रहा हूं आपको, ये वाली लाइन है, ये वेव फ्रंट है और हमारी वेव कैसी है, हमारी वेव ऐसी जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में वेव जा रही है, ये हमारे वेव फ्रंट है। ठीक है भाई, ये वेव फ्रंट हो गए। तो एक काम करता हूं मैं, एक बना लेता हूं, 2 ना लेकर के 1 बना लेता हूं। तो ये जो है ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो सर अभी आपने बात कही थी वेवलेट्स की, तो वेवलेट्स क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं? वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट्स एक ही बात है। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं? ये जो हमारा वेव फ्रंट बना हुआ है, हाइजेंस ने कहा था हर वेव फ्रंट में जो वेव फ्रंट होता है वो बहुत सारे पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट से मिलकर के बनता है। सेकेंडरी वेवलेट्स, हाँ, पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब ये वेव फ्रंट जो है इसमें बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो खुद एक नई वेव की तरह काम कर रहे हैं। नई वेव की तरह काम कर रहे हैं मतलब, नई वेव की तरह काम कर रहे हैं मतलब कि ये जो है, ये जो एक पॉइंट देख रहे हो ना आप, 1 2 3 4 5 हजारों पॉइंट है ऐसे। तो ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाला हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे मौजूद हर एक पॉइंट एक नई वेव की तरह काम करता है। अच्छा सर, नई वेव की तरह काम करता है तो इससे हमें आने वाली वेव कैसी दिखेगी इसका कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये ऐसे पता चलेगा कि हर एक सिंगल वेवलेट का एक शेप होता है। जैसे अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है तो इसका शेप होगा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल अगर शेप होगा तो ये वेव जो है कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूं। हर, अगर मैं ऐसा स्फेरिकल, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसे स्फेरिकल हर कोई अपने अपने स्फेरिकल वेवलेट्स निकालेगा। तो ये जो है, अब देखो मैं अच्छे से नाम लिख देता हूं। ये लाइन जो दिख रही है ये लाइन है वेव फ्रंट की, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं छोटे छोटे ये हैं वेवलेट्स, ये वेवलेट्स है। और ये जो एक एक वेवलेट्स है ना, ये हर कोई एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। हर एक वेवलेट का एक एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, एक एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्फेरिकल वेवलेट होंगे। और तो सर हमें इसके आगे वेव का शेप कैसे पता चलने वाला है? इसका वेव का शेप हमें ऐसे पता चलने वाला है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो मैंने 3-4 ही चक्कर बनाए हैं, 3-4 ही सर्कल बनाए हैं, लेकिन असली में क्या होता है बहुत सारे हजारों करोड़ों स्फेरिकल वेवलेट्स बनते हैं, हजारों करोड़ों स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती हैं। और हर वेव फ्रंट इंटरफेयर करती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करती है कुछ डिस्ट्रक्टिव करती है। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव हो जाए, ये वाली जो है ये, इस पे अगर आप एक टेंजेंट डालेंगे, ये थोड़े सर्कल ठीक नहीं बन पाए हैं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो है इन सब पे अगर आप आगे जाके एक टेंजेंट डालेंगे तो ये सारी, आपने बुकों में फिगर देखा होगा कुछ इस प्रकार का। अगर मैं इस साइड का मिटा दूं तो आपने कुछ जो फिगर देखा होगा वो कुछ हाफ सर्कल्स का देखा होगा। तो हमारा वेव, अब आप देख सकते हैं वेव फ्रंट हमें अगला मिल गया, और अगला वेव फ्रंट कैसा, बिल्कुल पैरेलल है इस पुराने वाली वेव फ्रंट की। ये जो है, ये नई लाइन आप देख रहे हैं, ये है न्यू वेव फ्रंट। ये नई लाइन आप देख रहे हैं, ये न्यू वेव फ्रंट है, और ये क्या है, ये ओल्ड वेव फ्रंट है। अब हमें भाई साहब नई वेव फ्रंट मिल गई है। और जैसा कि मैंने कहा था
वेव फ्रंट मिल जाए तो हम आगे प्लेन का वो हम आगे वेव का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पाथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी वेव कैसे जा रही है और कहाँ जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ऐसी मैंने बहुत सारी वेव फ्रंट ली थी और ऐसी हमारी वेव जा रही थी। तो जब ऐसी हमारी वेव जा रही थी तो इस वाली वेव फ्रंट के लिए हमारी वेव इस तरीके से जा रही थी, ऐसी ऐसी प्लेन वेव है, इस तरीके से ये जा रही है, ऐसी वेव जा रही है और ऐसा वेव फ्रंट हमें अगला मिल गया है। और वेव फ्रंट जो है वो हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया। ये वेव है, ये वेव है और ये वेव फ्रंट है। इस वाले सरफेस के वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आप किसी भी स्फीयर के किसी भी सरफेस पे देखोगे, ये वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री बना रहा होगा। आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे, वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। आप इस पॉइंट पे डालोगे, वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे, वेव फ्रंट ऐसी होगी, ऐसी टेंजेंट डलेगी, इस तरीके से टेंजेंट डलेगी और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो वेव फ्रंट, ये बात हमेशा याद रखनी है। मेन बात जो इतनी सारी मैंने आपको कथा बताई, इस सारी कथा से ये है कि वेव फ्रंट जो है वो वेव की हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है। तो हमें इसके आगे वेव का शेप कैसा मिल जाएगा? अगर वेव फ्रंट ये है तो वेव का शेप आगे भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी प्लेन वेव जो है हमेशा ऐसी ऐसी लंबी लंबी चली जाएगी, ऐसी लंबी लंबी चली जाएगी। तो हमें जो है वेव फ्रंट का कंसेप्ट इतना ही है। और वेव फ्रंट का कंसेप्ट ये हाइजेंस लेकर के आए थे। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अभी देखना, अभी हम इसी वेव फ्रंट को आप दिमाग में रखना, दिल में बसा लो बेटा, बिल्कुल दिल में बसा लो। ये दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है। अभी इसी वेव फ्रंट से हम देखना पूरा मजा करेंगे। अभी हम स्नेल स्लो ड्राइव करेंगे इस पूरी वेव फ्रंट से। तो ये हो गया वेव फ्रंट, वेवलेट्स और हमारी वेव। रिफ्रैक्शन बिटवीन टू मीडिया, क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन बिटवीन टू मीडिया अब हम देखने वाले हैं। और हम किस चीज से देखने वाले हैं? अब हम वेव थ्योरी से देखने वाले हैं। अभी देखना, अभी अब पहले इस चीज को जो मैं समझाने वाला हूं आगे, अभी उस चीज को पहले हम एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं, पहले समझ में तो आए कि होता। अक्सर हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं चैप्टर को, एक और बार पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सुना होगा कि जो वेव फ्रंट होती है वो मीडियम में जाके टेढ़ी हो जाती है। मतलब अगर इस तरीके से वेव फ्रंट बाहर चल रही होगी तो मीडियम में जाके, अगर ये मीडियम आ गया तो मीडियम में जाके वेव फ्रंट कुछ टेढ़ी हो जाती है। ऐसी ना जाकर के, जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे इस प्रकार, लेकिन हो जाती है इस। तो ऐसा क्यों हो जाता है? इस चीज को हम पहले एक बार थ्योरेटिकली इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ये क्या है? ये है बाउंड्री। सर काय की बाउंड्री? चौकी छक्के वाली बाउंड्री? नहीं बेटा, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री है मीडियम की बाउंड्री। दो मीडियम को अलग कर रही है। लेट अस से कि एक एयर है और एक ग्लास है। ग्लास, वाटर, एयर, कुछ भी वैक्यूम एयर, ग्लास एयर, वाटर एयर, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया, लेट कर लिया, ये एयर है, ये ग्लास है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो है ये बाउंड्री है। बहुत खुशी की बात। अब एक काम करते हैं, हमारी लाइट जो है, हमारी लाइट कुछ ऐसी आ रही है। कुछ हमारी लाइट जो है वो ऐसी आ रही है। ये क्या है? ये पाथ ऑफ लाइट है। हमारी लाइट इस डायरेक्शन में ऐसी आ रही है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि वेव फ्रंट जो पहले, अगर इस एक बात बताओ, अगर इस फिगर में मैं वेव फ्रंट बनाऊं तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? क्या ऐसे बनेंगे? क्या ऐसे वेव फ्रंट बनने वाले हैं? ये है पाथ ऑफ लाइट और ये क्या है? ये वेव फ्रंट है। ठीक है भाई, ये वेव फ्रंट होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेट ऐसे कर रहे हैं, वेव फ्रंट हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है। अब हमें समझना क्या है? हमें समझना है
कि हमारे वेवफ्रंट अंदर जाके भाई टेढ़े हो क्यों जाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। भाई जिंदगी का सफर इतना सुहाना चल रहा था, यहाँ पर कल क्या हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पे इन्हें टेढ़ा हो जाना पड़ता है। चलो अब इस चीज को मैं एक बात से रिलेट करता हूं। पहले तो ये समझते हैं, मान लिया ये एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2। अगर अच्छा ये पॉइंट नंबर 1 जो है अब आगे कहां पे जाने वाला है, इस जगह पे जाने वाला है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, हर वेवफ्रंट के बीच की डिस्टेंस मैंने कुछ λ1 ले ली, चलो छोड़ो वो तो हम मैथ में काम करेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले लो, ए ले लिया, ए ले ली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। अब जो है इन दोनों के बीच और हर वेवफ्रंट के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इसे ही हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसे डिराइव करेंगे तो हम आगे इसे वेवलेंथ लेंगे। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है भाई। अब जो है ये पॉइंट नंबर 1 जो है आगे जाके यहां जाने वाला है, ये वाला पॉइंट नंबर 1 इस वाले पॉइंट पे आगे पॉइंट नंबर 1 जाने वाला है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे जाएगा तो इसकी वेव फ्रंट अगर मैं बनाऊं तो वेव फ्रंट कुछ इस डायरेक्शन में बननी चाहिए, बोलो भाई। तो वेव फ्रंट जो है इस डायरेक्शन में इसकी बनेगी, बहुत खुशी की बात है। 1 यहाँ पे जाएगा और अगर भगवान की कृपा रही तो जिंदगी का सफर जैसा यहां चल रहा था, कल भी जिंदगी का सफर वैसा ही चला, तो वेव फ्रंट हमारी, इसे मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूं, तो हमारी वेव फ्रंट ऐसी ही मिलने वाली, यानी रे जो है ऐसी जाने वाली है, बिल्कुल समझ रहे हैं, ऐसी रे जाने वाली है और वेव फ्रंट ऐसे आने वाले हैं। अगर जिंदगी का सफर जैसा था वैसा ही जिंदगी का सफर चलता रहा। तो जब उनका समय था हाइजेंस का, तो उस समय डिस्कार्ड्स भी आए थे। आप पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उस समय डिस्कार्ड्स आए थे। डिस्कार्ड्स ने बोला था, जब वो अपना कॉर्पस्कुलर मॉडल लेकर आए थे तो उन्होंने उस कॉर्पस्कुलर मॉडल के साथ एक चीज और बोली थी। उन्होंने कहा था भाई साहब, मीडियम में जो है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वी एयर। ये बात ये सत्य नहीं है, ये गलत नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये बात सही है कि गलत है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि डिस्कार्ड्स ने ये बात कही थी कि मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी इन एयर से ज्यादा होती है। ये बात डिस्कार्ड्स ने कही थी। फिर उसके बाद हाइजेंस आए, हाइजेंस ने आके इस बात को गलत बोल दिया। उन्होंने कहा भाई साहब गलत बात है, मैंने देखा है मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस होती है मीडियम इन कंपेयर टू एयर। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? ये बात हाइजेंस ने कही थी। ऊपर वाली बात कही थी डिस्कार्ड्स ने, नीचे वाली बात कही थी हाइजेंस ने। तो भाई देखो, अभी हम हाइजेंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें हाइजेंस की बात मान करके चलना पड़ेगा। हाइजेंस ने ये बात कही थी, और देखो अभी मैं ये बात मान रहा हूं, बाद में जाके अभी ये बात प्रूव भी करूंगा कि ये बात जो मैंने लिखी थी सबसे पहले, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी जो हम मैथमेटिकल जब हम बात करेंगे, जब एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, स्नेल्स लॉ को डिराइव करेंगे, तब तक के लिए, तब इस समय के लिए मैं मान करके चल रहा हूं कि मीडियम में कम हो जाती है वेलोसिटी ऑफ एयर। तो देखो अब वापस लौट के आते हैं इधर। 1 से इस 1 वाले पॉइंट को इस पॉइंट पे जाना है, पॉइंट नंबर 3 नाम दे देता हूं मैं इसे। एक पॉइंट जब इस तीसरे वाले पॉइंट, अब अगला जो है रे जो है आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है, तो ये 1 वाला पॉइंट 3 वाले पॉइंट तक जाएगा, 1 वाला पॉइंट 3 वाले पॉइंट तक जाएगा और 2 वाला पॉइंट भी आगे जाएगा। और क्योंकि मीडियम में वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू एयर, और मीडियम हमारा ग्लास है, ये रे एयर, तो मीडियम में वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू एयर। इधर आप मीडियम की जगह ग्लास लिख सकते हैं। तो 1, अब देखो, अब इस चीज को मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप और आपका दोस्त यहां से चालू करना है दौड़ना, ये हो, थोड़ा गंदा बना है, दोनों को इस फिनिश पॉइंट पे जाके पहुंचना है,
दोनों के लिए डिस्टेंस जो है बराबर है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर है। और आपने एक शर्त रख दी है। आपकी शर्त क्या है? आपकी शर्त यह है कि ये दोनों एक ही जगह से चालू करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, एक ही जगह से ये दोनों चालू करेंगे और एक ही टाइम इंटरवल बाद आपको दोनों यहाँ पर चाहिए। मतलब अगर ये रेस जो है आधे घंटे की है, आधे घंटे बाद आपको दोनों लोग इस पॉइंट पे चाहिए ही चाहिए, ये आपकी शर्त है। आप देखो भाई साहब, दोनों को 1 किलोमीटर का सफर करना है, इसे भी 1 किलोमीटर, इसे भी 1 किलोमीटर, और दोनों को आधे घंटे बाद मुझे दोनों लोग यहाँ पे चाहिए। तो भाई क्या क्या कंडीशन है ऐसी जो जो इन दोनों को यहाँ पे पहुंचाएगी? ऐसी क्या कंडीशन है कि दोनों एक साथ वहां पे पहुंचे? दोनों भाई अगर एक साथ वहां पहुंचने हैं, दोनों अगर एक साथ वहां पहुंचाने हैं, तो भाई साहब इन दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, दोनों को 5 मीटर पर सेकंड से भगा दो, जितने भी वेलोसिटी आएगी उतनी वेलोसिटी से इन दोनों को भगा दो। और जैसे ही इन दोनों को आप भगाओगे 5 मीटर पर सेकंड से या फिर जितने भी वेलोसिटी, तो दोनों को बराबर वेलोसिटी से भगाओ। सेम अपना कंसेप्ट ये है कि दोनों को बराबर वेलोसिटी से भगाओ, और जैसे दोनों बराबर वेलोसिटी से भागेंगे वैसे ही आपको एक कमाल का सीन मिलेगा। यहाँ पे दोनों एक एक जगह पे मिलन कर जाएंगे बिल्कुल से, और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आधे घंटे में आपने दोनों के लिए टाइम फिक्स कर दिया, दोनों के लिए डिस्टेंस फिक्स कर दी कि आपको इतनी डिस्टेंस दौड़नी है, सेम टाइम में दौड़ना है। तो कंडीशन क्या है? और अगर दोनों को एक ही जगह पे मिलना है तो फिर दोनों को सेम वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर अब देखो, अगर इस वेव फ्रंट को सीधा रहना है, अगर इस वेव फ्रंट को सीधा रहना है, मान लेते हैं यहां से एक आदमी दौड़ना चालू किया पॉइंट नंबर 1 से, और एक आदमी पॉइंट नंबर 2 से दौड़ना चालू किया, तो पॉइंट नंबर 1 वाला आदमी और पॉइंट नंबर 2 वाला आदमी, जब ये वाली लाइन सीधी कब मिलेगी? जब पॉइंट नंबर 2 वाला आदमी भी ऐसे जाए, पॉइंट नंबर 1 वाला भी आदमी ऐसे ही जाए, तभी तो हमें भाई सीधी लाइन मिलेगी। दोनों का एक ही डिस्टेंस हो जाएगा, एक ही आप टाइम इंटरवल तो आपने फिक्स ही कर दिया, क्योंकि दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी है और दोनों को सेम ही टाइम में इस वेव फ्रंट पर पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी वेव फ्रंट बिल्कुल सीधी बनी रहे। और भाई अगर वेव फ्रंट को बिल्कुल सीधे बनना है तो इसको और इसको बोलो भाई, एक आदमी यहां से दौड़ रहा है, 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 और भाई जब दोनों को एक ही डिस्टेंस कवर करनी है तो दोनों को एक ही वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? मीडियम में तो वेलोसिटी कम होती है। मीडियम में वेलोसिटी कम होती है और दोनों को एक ही टाइम में पहुंचना है, एक ही डिस्टेंस कवर करनी है। अरे तो भैया दोनों को एक ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, काहे? दोनों को एक ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी। दोनों जब एक ही वेलोसिटी से जाएंगे तभी तो दोनों इसी जगह पे मिलन कर जाएंगे, और मिलन करके ये लाइन हमें सीधी मिल जाएगी। वाह भाई, लेकिन बात तो सर आपने ये लिख दी और हाइजेस ने बोल दिया है ये बात कि मीडियम में वेलोसिटी कम होती है। अच्छा सर, मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है, तो इसका मतलब जो है अगर दोनों को एक ही टाइम इंटरवल के लिए दौड़ाया गया है तो ये आदमी जो है, ये आदमी तो कम दौड़ेगा। हाँ, ये आदमी कम स्पीड हो गई है इसकी, इसलिए सर ये आदमी तो कम दौड़ेगा। भाई इस आदमी को आप 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ा रहे हो, इस आदमी को आप 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ाओगे तो ये आदमी तो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन ये आदमी कहीं यहीं रह जाएगा। यानी इस आदमी ने डिस्टेंस इतनी कवर करी और इस आदमी ने डिस्टेंस इतनी सारी कवर करी। एक आदमी को सर यहाँ से दौड़ाओगे तो ये आदमी यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन एक आदमी को यहाँ से दौड़ाओगे जिसकी स्पीड कम है वो आदमी तो यहीं तक ही पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? वेव फ्रंट का तो काम है अपनी वेव के हमेशा परपेंडिकुलर बने। भैया वेव फ्रंट बहुत वफादार है, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। और सर ये क्या हो गया? ये रहा परपेंडिकुलर। अच्छा सर,
ऐसी आ रही थी, ऐसी आ रही थी, ऐसी हो गई, ऐसी आ रही थी, ऐसी हो गई। अब समझ में आया क्यों हो गई? ये यहां से जैसे ये वेव फ्रंट आई ऐसी ऐसी आ रही थी, और जैसे ही उसका डिस्टेंस कम हुआ, ये वाली डिस्टेंस हम कुछ बी ले लेते हैं, और ये जो बी आप देख रहे हो ना, ये बी हो जाएगी उसकी नई वेवलेंथ, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमने छोटे बचपन में क्या पढ़ा था, जैसे ही सर कोई लाइट मीडियम में एंटर करती है, मीडियम में एंटर करने के बाद क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाती है। और अभी देखना, अभी अभी मैं इस बात को मैथमेटिकली लिखने वाला हूं। तो ये बी जो है ये इसकी नई वेवलेंथ हो जाएगी, और ए जो है इसकी पुरानी वेवलेंथ थी। तो सर ये बी कम हो गई, और ये वेव फ्रंट जो है क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। तो ये वेव फ्रंट इस प्रकार ऐसे टेढ़ा हो जाता है। अब आप इस चीज को देख लें अच्छे से। अब हम इस चीज को मैथमेटिकली डिराइव करने वाले हैं। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फटाफट से। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये जो है ये बाउंड्री है, बी से डिनोट कर दिया मैंने। बाउंड्री क्या की है, दो अलग अलग मीडिया को सेपरेट करने के लिए बाउंड्री है। हमारे यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, मैं कुछ ही लाइट रेज बनाऊंगा, उससे हम समझेंगे। ये उसके वेवफ्रंट है, जैसा कि मैंने पहले बनाया। ये बहुत सारे वेवफ्रंट जाएंगे, और इन दोनों के बीच की जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस होगी λ1, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये हमारी लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसकी स्पीड धीरे होगी, तो ये थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये अपनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी इसे करनी थी। तो अगर इन दोनों लाइनों को मिलाया जाए, तो अगर इन दोनों को लाइनों को मिलाया जाए तो कुछ इस तरीके से ये आगे जाने वाली है, और आगे ऐसी मिलेगी हमें, इस तरीके से आगे जाएंगे। तो अगर मैं ये वाला एंगल θ1 ले लूं, ठीक है भाई, ये वाला एंगल थीटा, सर θ1 क्या है, θ1 है बेटा इंसिडेंट एंगल। अब देखना इंसिडेंट, सर ये इंसिडेंट एंगल है, सर मैंने तो पढ़ा था इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल के साथ आई हुई रे का एंगल। अभी देखना बेटा नॉर्मल के साथ ही बन रहा है। एक बार जरा एज्यूम करते हैं, ये हमारी रे आ रही है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये बाउंड्री हो गई। अब जरा बताओ, ये वाली इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, ये जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, ये मेरे फिजिक्स के टीचर बताया करते थे, और मैं ये उन्हीं का तरीका है एक्चुअली। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। देखना एक और बात, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। तो सर अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का, यानी इस वाले एंगल का भी एंगल थीटा होगा। तो सर अरे सर ये क्या बना दिया, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट, ये आ रही है इंसिडेंट लाइट, एरो बना देता हूं मैं, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल। अरे सर ये तो थीटा दिया बेटा, θ1 था वो। अच्छा ठीक है, चलो ये वाला हो गया θ1, ये θ1 हो गया। θ1 क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, θ1 जो है वो है इंसिडेंट, और ये मैंने ले लिया θ2, बाउंड्री के साथ एक एंगल ऊपर को θ1, बाउंड्री के साथ एक एंगल नीचे को θ2। और θ2 क्या है, वो है रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल। θ2 हो गया, θ1 हो गया। अब इनका नामकरण कर देते हैं भाई, ये मान लेते हैं H E G F, EFGH ले लिया मैंने, इससे ज्यादा बेटा आता नहीं है मुझे। EFGH हो गया ये हमारा, इतना ही पढ़ा है बेटा। तो ये वाला एंगल θ1 हो गया, ये वाला एंगल θ2 हो गया। अच्छा जरा बताना 90 डिग्री कहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। और सर ये क्या लिख दिया बेटा, सही लिखा भी, देखो इसमें पूरा मजा आएगा। तो मतलब एंगल HEG 90 डिग्री है,
एंगल एच एफ जी भी 90 डिग्री है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब देखते हैं अब आगे काम करते हैं। तो एक काम करता हूं मैं भाई, ये वाली लाइन तो टेढ़ी हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोलो, लैम्डा 1। ये वाली लैम्डा 1 है, और यहां से स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड जिस स्पीड से हमारी वेव आ रही है वो v1 है, और जिस स्पीड से वेव यहां पे जा रही है वो स्पीड है उसकी v2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या हो गया, लैम्डा 1 हो गया, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस जो है लैम्डा 2, एच एफ जो है ये वाली डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस जो है वो लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 2 क्या मैंने बताया था, लैम्डा 2 है उसकी वेवलेंथ, नई वेवलेंथ पुरानी वेवलेंथ। ठीक है भाई, यहाँ पे स्पीड हो गई v2, यहाँ पे स्पीड हो गई v1, ये अंदर यहाँ पे हो गया लैम्डा 1, यहाँ पे हो गया लैम्डा 2, ये वाला अपन ने ट्राइंगल बना लिए, ये हो गया थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो आगे अपने को चला, अगर मैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाऊं, तो कुछ डेल्टा टी टाइम, देखो भाई ध्यान से देखना, डेल्टा टी टाइम बाद ये वाला पॉइंट अब यहां होगा, है ना, ये वाला पॉइंट अब यहां होगा, और उसी डेल्टा टी टाइम बाद ये वाला पॉइंट यहां होगा। और सर ये तो आप पहले ही बता चुके हो, ये वाली चीज कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये वाली चीज ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में। ओहो, स्पीड जो है जब v1 थी तब उसने डिस्टेंस जो है लैम्डा 1 ट्रेवल करी, और टाइम इंटरवल कुछ डेल्टा टी, कुछ डेल्टा टी। अच्छा सर, कॉमा लगा दिया। v2 इस वाली स्पीड से, जब लाइट रे इस स्पीड से चली तो v2 जो है वो कितना आया, डिस्टेंस चली उसने लैम्डा 2, टाइम इंटरवल, हाँ बिल्कुल सही, डेल्टा टी टाइम में। और ये सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डेल्टा टी दिख रहा है, डेल्टा टी और डेल्टा टी, सर इसे तो हम इक्वल कर सकते हैं। कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, क्या बात बोली है। v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन लैम्डा 2। इधर उधर करो क्या, अरे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 v1 अपॉन v2। बड़ी खूबसूरत बात निकल के आई, जिस रेशो में हमारा लैम्डा है उसी रेशो में हमारी वेलोसिटी है, मतलब जिस रेशो में हमारा लैम्डा कम होगा उसी रेशो में हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब इस चीज से आप एक बात समझ सकते हैं, यहां से बात किसकी आएगी, फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, अभी आगे बात करेंगे उसकी। तो ये बात निकल के आ गई, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 v1 अपॉन v2 के बराबर होता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत खुशी की बात है। एक काम और कर लेते हैं, ये v1 अपॉन v2 जो मैंने लिया है एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, इसे एक स्टैंडर्ड बना देते हैं जो अमेरिका के लोग भी माने, चाइना के भी लोग भी माने, पाकिस्तान भी मान ले, और इंडिया वाले भी माने, सभी माने। तो जो है v1 अपॉन v2 को मैंने v1 जो हमारी जहां से स्पीड ऑफ लाइट आई थी, जिधर से हम चलना चालू किए थे, जिधर से हमारा जिंदगी का सफर शुरू हुआ था, वो v1 जो है उसे मैंने ले लिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v2 जो है मैंने किसी भी मीडियम की वेलोसिटी ले ली। v2 जो है मैंने किसी भी मीडियम की वेलोसिटी ले ली। भाई बहुत खुशी की बात है, पता चल गया, एक और बात पता चल गई, नई बात पता चल गई, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू c अपॉन, c अपॉन भी कुछ नहीं है, v1 अपॉन v2 है, बस कुछ नहीं, स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड बात है। ठीक है, ये बात निकल के आ गई, ये हमने लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल HEG ट्राइंगल में हम चले। HEG ट्राइंगल में जरा मुझे बताओ साइन थीटा 1 क्या है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इधर परपेंडिकुलर क्या है, ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर हो, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई, और 90 डिग्री के सामने वाली चीज हाइपोटेनियस होती है, तो ये वाली लाइन हाइपोटेनियस हो गई, यानी ये डिस्टेंस लैम्डा 1 और hg। ठीक है, लैम्डा 1 अपॉन hg। ठीक है, अब चलते हैं इन ट्राइंगल
एच एफ जी, एच एफ जी, इधर पे साइन थीटा टू क्या होगा, साइन थीटा, बताओ भाई क्या होगा, साइन थीटा टू होगा एच एफ यानी लेमडा टू अपॉन एच जी। हो अभी मजा आएगा, अपॉन एच जी। अभी यहाँ डेल्टा टी सेम था, भैया यहाँ क्या सेम है, यहाँ सर एच जी सेम है, लिख दो भाई, एच जी को लिख देते। तो यहाँ से एच जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, लैम्डा वन अपॉन साइन थीटा वन, और इधर से क्या निकल के आएगी, लैम्डा टू अपॉन साइन थीटा टू। वाह भाई वाह वाह वाह, मतलब लैम्डा वन अपॉन साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू लैम्डा टू अपॉन साइन थीटा टू। अरे इधर इधर उधर करो, क्या मिलने वाला है अब इधर हमें मिलने वाला लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल्स टू साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू। अरे सर ये क्या लिख दिया बेटा, अभी लिखा नहीं है, अब लिखने वाला हूं। देखो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा, देखो भाई क्या है, वी वन अपॉन वी टू। ओहो, ये जो है ये वी वन अपॉन वी टू है, और वी वन अपॉन वी टू क्या है, सी अपॉन वी। अरे भाई साहब ये तो सी अपॉन वी हो गया। और जरा ध्यान से बताना, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू क्या है, ये तो हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ के आए हैं सर, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। तो साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू क्या होगा भाई, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। तो साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है भाई, तो साइन थीटा वन साइन थीटा टू म्यू टू अपॉन म्यू वन या फिर एन टू अपॉन एन वन। और सर ये क्या लिख दिया, चिका लिख दिया सर, है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सी अपॉन वी आ गया। अरे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी आ गया, ये तो हम पढ़े थे, ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो सी अपॉन वी, ये तो सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे बेटा। यहीं से ये देखो, अभी अभी आपको विश्वास हो रहा होगा, हम लेट करके क्या चले थे, हम लेट करके चले थे मीडियम में स्पीड जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू एयर, या वैक्यूम कुछ भी ले सकते हैं, स्पीड एयर की स्पीड से कम होती है। तो ठीक है, तो हाइजेंस ने क्या कहा, हाइजेंस ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया, हाइजेंस ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया n इक्वल्स टू सी अपॉन वी से। तो अगर मैं पहले के लिए लिखूं, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी वन, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं तो वो हो जाएगा सी अपॉन वी टू। और अगर मैं n1 अपॉन n2 निकालूं, n1 अपॉन n2, ये बात, ये जो मैंने ये बात लिखी, ये बात कब लिखी है, जब स्नेल्स लॉ सही है, स्नेल्स लॉ को सही माना गया। लेकिन अभी एक काम करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इस बात को हम अभी के लिए भूल जाते हैं। अभी मैं स्नेल्स लॉ ड्राइव कर रहा हूँ ना, इसलिए स्नेल्स लॉ डिराइव करना है, तो ये वाली चीज निकल के आ गई। तो हाइजेंस ने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज का सी अपॉन वी के बराबर होगा। तो मैं इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा तो n1 अपॉन सी अपॉन वी वन, और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा तो n2 इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू। n1 अपॉन n2 निकालेंगे तो क्या आने वाला है, सी अपॉन वी वन अपॉन सी अपॉन वी टू, सी से सी कट जाएगा तो क्या बचने वाला है, v2 अपॉन v1। यानी n1 अपॉन n2 जो आया वो v2 अपॉन v1 आया। भाई बहुत खुशी की बात है, n1 अपॉन n2 v2 अपॉन v1 आ गया। तो अगर n1 अपॉन n2 v2 अपॉन v1 आया और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या था, v1 अपॉन v2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 अगर मैं लिखूं तो वो v1 अपॉन v2 आएगा। और भाई जरा मुझे बताओ, जरा देखिए v1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या है, n2 अपॉन n1। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये मैंने लिख दिया n2 अपॉन n1। ये जरा 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 इधर करना, इधर इधर n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन, हो ये तो सर स्नेल्स लॉ है, देखा देखा लग रहा है। अरे बेटा यही तो स्नेल्स लॉ है। अरे सर ये क्या कर दिया बेटा, देखो लेके चले थे मीडियम की स्पीड कम है वेलोसिटी ऑफ एयर से, और इसी चीज को लेट करके हमने ये ऐसी चीज निकाल दी जो लॉ है। अरे मतलब सर ये वाली चीज सही हो गई,
हाँ बेटा ये तो मैं चिल्ला रहा हूँ इतनी देर से, भाई मीडियम की वेलोसिटी एयर से कम है, तब तभी तो जाके ये लॉ निकला। अगर ये ऐसा नहीं मानते तो भाई साहब इस स्टेप तक कैसे पहुंचते? ये डेल्टा टी कैसे बराबर कर दे इन दोनों में? जब डेल्टा टी बराबर किया तभी तो जाके ये रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट मिला तभी तो तभी तो फिर आगे ये चीज लिख पाए, और इस चीज को लिख पाए इस वजह से ये चीज लिख पाए, और ये चीज लिख पाए तो इस वजह से ये चीज लिख पाए। और ये वाली चीज कहां से है? ये हाइजेंस ने बोली थी C/V जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अरे भाई साहब मतलब इतनी सारी कथा थी सिर्फ इस चीज को प्रूव करने के लिए, बल्कि इस चीज को नहीं, हाइजेंस अपने आप को प्रूव कर रहा था। देख लो भाई साहब मैं सही हूँ, मेरी वेवफ्रंट की थ्योरी, मेरी वेवलेट की थ्योरी, मेरी सेकेंडरी वेवलेट की थ्योरी, मेरी वेव की थ्योरी बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में, जो मैंने थ्योरेटिकली बताया भी था, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगी ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज इधर क्यों मुड़ जाती है। अब आप ये भी समझ पाएंगे कि जब भी हमारी वेव डेंसर से रेयरर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, और जब भी रेयरर से डेंसर हमारी कोई भी वेव आती है तो वो नॉर्मल के पास आती है। ऐसे बना देता हूं, नॉर्मल के पास और नॉर्मल से दूर। तो डेंसर से रेयरर जाएगी नॉर्मल के दूर, और रेयरर से डेंसर जाएगी नॉर्मल के पास। अच्छा इस चीज से समझे? थोड़ा एक 2 मिनट का डिस्कशन इस चीज का और करते हैं। तो क्या होगा भाई, जब ये चीज ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, जब ये वाली ये HF जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये चीज हमने एयर मानी थी। चलो मान लेते हैं ये एयर है, अभी दूसरा मीडियम लेंगे, ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये रेयरर है, ये डेंसर है, मानते हैं? ठीक है, तो ये एयर है, ये ग्लास है, और ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो ये रेयरर से हमारी जो रे है वो कहां पे जा रही है? रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, यानी नॉर्मल के पास आना चाहिए। देखते हैं, ये रे नॉर्मल। अब जो है ये लाइट रे, इसे जो है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है सेम टाइम इंटरवल में, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइट से आगे तो भाग नहीं जाएगी, इस लाइट से आगे तो भाग नहीं जाएगी, और लाइट से अगर पीछे, तो भाई साहब लाइट तो नॉर्मल के पास ही तो जाएगी। हाँ भाई, जब जितनी ज्यादा नॉर्मल के पास आएगी उतनी ज्यादा वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी। समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा नॉर्मल के पास आएगी उतनी ज्यादा तो अपने आप को वो एडजस्ट कर पाएगी। तो HF जो है वो नॉर्मल के पास आ जाएगा। अच्छा सर, अगर 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 इसे मैं ग्लास लिख दूं, इसे एयर लिख दूं, तो क्या होगा भाई? जब ये ग्लास होगा, ये एयर होगा, ये डेंसर होगा, ये रेयरर होगा, यानी ये खुला खुला है, ये बंधा बंधा है, ये चिपका हुआ है, ये खुला हुआ है। तो जैसे ही एयर बंधे हुए एरिया में से खुले हुए एरिया में आएगी तो भागेगी, सब जगह भागेगी, सब जगह भागने की कोशिश करेगी। और भैया जब सब जगह भागने की कोशिश करेगी तो ये यहां से भाग जाएगी, यहां से भाग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही एयर जो है जैसे ही वेव जो है किसी भी मीडियम से किसी भी रेयरर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयरर, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब ये वेव फ्रंट जो है उसके लिए वेव फ्रंट कैसी बन जाएंगी? उसके लिए वेव फ्रंट और टेढ़ी हो जाएगी, और इसके लिए वेव फ्रंट ऐसी हो जाएगी। तो ठीक है, ये डेंसर रेयरर, ये रेयरर डेंसर, और ये उसका डिस्कशन हो गया। अब जो एक डिस्कशन बचता है वो एक छोटा सा डिस्कशन और है इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। तो इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, आप इसे देख लीजिए एक और बार। हाँ जी, तो अब इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन और बचता है, 2-3 मिनट का डिस्कशन है, उसे भी कर ही लेते हैं। तो वो डिस्कशन है वेवलेंथ का। वेवलेंथ का डिस्कशन, हाँ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वेवलेंथ अंदर जाके कम हो जाती है। ये बात तो आपने अभी तक मान लेनी चाहिए, लेकिन तब भी खैर एक दिल के कोने में कहीं वो जगह ना रह जाए जहाँ पे एक बात आप बाद में जाके कहो कि अरे वो मास्टर था उसने बताया नहीं कि वेवलेंथ जो है मैथमेटिकल कैसे होती है। दिल में तो मान लिया है थ्योरेटिकली होती है, मगर मैथमेटिक्स क्या कहती है देख लेते भाई। मैथमेटिक्स वो ही कहती है जो मेरा नहीं, हाइजेंस का दिमाग कहता था। तो वेवलेंथ,
फटाफट से करते हैं। हमने अभी क्या देखा था, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 एक रिलेशन निकाला था v1 अपॉन v2, आपको याद होगा। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 जो है वो v1 अपॉन v2 के प्रोपोर्शनल आया था, बराबर आया था। तो इधर से एक काम करता हूं, मैं लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा जरा देखें, लैम्डा 1 टाइम्स v2 अपॉन v1, ठीक है, बिल्कुल सही देखा। तो लैम्डा 2 जो है, एक काम करते हैं लैम्डा 1 को जनरल कर लेते हैं कि लैम्डा 1 जो है वैक्यूम के लिए है। लैम्डा 1 को वैक्यूम के लिए मैंने लैम्डा लिख दिया, v2 अपॉन v1 को v2 अपॉन v1 बना रहने दिया। लैम्डा 2 को मैंने लिख दिया कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के लिए, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के लिए ये लैम्डा और ये रही v2 अपॉन v1, ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो सर अब इससे हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? अरे भाई ये देखो, ये v2 अपॉन v1 लिखा है, देखो ध्यान से देखो, अरे ये तो वही है जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़े थे। अच्छा भाई v2 अपॉन v1 को क्या मैं v अपॉन c का नाम दे सकता हूँ? भाई v1 को हमने c लिया था, v2 को हमने v लिया था, भाई जब सब कुछ वैक्यूम के हिसाब से चल रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है, तो ये भी क्यों ना वैक्यूम के हिसाब से लिया जाए। तो ये c हो गया, ये v हो गया, ठीक है भाई, हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया, लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v अपॉन c, ठीक है। अरे सर v अपॉन c, v अपॉन c क्या था? n जो है यहाँ, यही यहाँ लिखता हूँ, n जो है वो हमने पढ़ा था c अपॉन v, तो भाई v अपॉन c क्या है? सही लिखा है, हाँ भाई, 1 अपॉन n इज इक्वल टू v अपॉन c, ठीक है, छाप देते, लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन n। अरे भाई अब तो इसके आगे बच्चा भी कर लेगा, लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n। क्या बता रही है ये क्वेश्चन? लैम्डा n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाके लैम्डा, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाके लाइट की वेवलेंथ किसके बराबर है? वैक्यूम की वेवलेंथ के n टाइम्स कम। भाई n टाइम्स का डिवाइड है ना, 1 अपॉन n का मल्टीप्लाई है या फिर n का डिवाइड है। तो लैम्डा n जो है वो बराबर किसके आ रहा है? लैम्डा अपॉन n के। अरे सर जी तो पढ़े थे, जी तो थ्योरेटिकली पढ़े थे, अभी मिटर गया, सब चला गया, गायब हो गया। ध्यान से देखोगे बेटा, यहीं पे फिगर बना था, हैं शुरुआत में यहाँ बना था, जब यहाँ फिगर बना था छोटी सी लाइन थी बेटा, यहाँ पे क्यों थी? इसकी वजह से थी, देख रहे हो, इसके हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1, v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n। अरे ये तो n टाइम्स कम हो गई। अरे तो बेटा और क्या है, लैम्डा अपॉन n हो गई। चलो ठीक है, ये लैम्डा वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, इस कोने में लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को छोटी सी चीज़ है, झंडू सी चीज़ है। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूँ तो स्पीड जो है v है, डिस्टेंस हमारी लैम्डा है। अगर लैम्डा ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे c ले लेता हूँ, एक काम करते हैं, c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम। और क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, तो भाई 1 अपॉन t क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया, ये लैम्डा हो गया, ये c हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? स्पीड अपॉन लैम्डा। एक काम करते हैं, इसे ऐसा ही लेके रहने देते, स्पीड v अपॉन लैम्डा। अच्छा अच्छा, अब अगर हम किसी मीडियम में गए तो मीडियम में जाके स्पीड जो है, स्पीड कितनी हो जाती है? स्पीड जो है, स्पीड आप यहाँ से देखें, स्पीड कितनी हो जाती है? c बाई n। और लैम्डा कितना हो जाता है? लैम्डा n, यानी लैम्डा बाई n। अरे सर जी तो n से n चला गया, c बाई लैम्डा आ गया जी, तो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है। भाई बनी भी रहनी चाहिए, जितने टाइम्स स्पीड कम हुई उतनी टाइम्स हमारा लैम्डा कम हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई फ्रीक्वेंसी पे? उसी हिसाब से डिस्टेंस भी तो कम हो गई। हाँ भाई, जिस हिसाब से हमारी स्पीड कम हुई उसी हिसाब से तो हमारी लैम्डा कम हो गई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे क्या ही फर्क पड़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट हो गई, लैम्डा हम कर ही चुके हैं, वेवलेंथ हो गई है, हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल यहाँ पर समाप्त होता है।
और हाइजेंस प्रिंसिपल, अब इसके बाद जो बचते हैं यहाँ, यहीं तक थी हमारी हाइजेंस के साथ मुलाकात। अब जो आगे हम बात करेंगे वो आगे बात करेंगे डिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना की, और यंग्स से मुलाकात होगी अब आगे। इतनी मुलाकात हमारी हाइजेंस के साथ थी, काफ़ी अच्छी मुलाकात रही होगी ऐसे मेरी उम्मीद है। तो ये सारा मटेरियल है जो हमें करना है, आप सभी को करना है। बड़ी खूबसूरत चीज़ है, आप समझ रहे होंगे कि वेव ऑप्टिक्स कितनी मज़ेदार चीज़ है, कितने कितने मज़ेदार तरीके से इन सारी चीज़ों को बताया गया है, हम बस महसूस नहीं कर पाते। तो बस यही है, करते जाइए। बाकी तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि इन सारी चीज़ों की एक बेसिक जो मैंने फाउंडेशन दिया वो वहीं पर दिया मैंने वीडियो में, तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखें।